संकट चल रहा पूरे देश में, क्या बीजेपी को बिहार चुनाव की तैयारी करनी चाहिए और आज अमित शाह को रैली करनी चाहिए थी देश में? नहीं, देखिए, अगर कोई भी यूं कहें संवेदनशील व्यक्ति अगर है या यूं कहें कि जिसको जनता की अगर फिक्र है और जो अपने आप को बार बार कहता भी है कि मुझे जनता की बड़ी फिक्र है, मजदूरों की फिक्र है, किसानों की फिक्र है, तो उसे यह सोचना चाहिए कि जिस समय कोरोना अपने भयानक रूप दिखाने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उस समय बीजेपी इलेक्शन की मीटिंग कर रही है। अमित शाह इलेक्शन की मीटिंग कर रहे हैं बिहार में, और उसमें जैसी मेरी जानकारी है कि 70,000 एलईडी लगाई गई है और एक एलईडी का लगभग 20,000 का खर्चा है, यानी कि करोड़ों रुपए आप खर्च कर रहे हो। तो मैं समझता हूं शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टी को, और लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो आपके लिए मरने मिटने की बात कह रहा था, या यूं कहो कि जो आपके हित की बात कर रहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात कर रहा था, आज जनता मर रही है। कोरोना के मामले जिस समय लॉकडाउन किया गया 24 अप्रैल को, उस दिन 500 उसके केस थे, संक्रमित केस थे, और आज की तारीख में 2.5 लाख पार कर चुके हैं। इस समय जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, 2.5 लाख केस पार कर चुके हैं और 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और पूरी दुनिया में हम 5वें स्थान पर आ गए। स्पेन को भी हमने पीछे छोड़ दिया, कल इटली को छोड़ा, आज स्पेन को छोड़ा, उनको पीछे छोड़ के हम 5वें स्थान पर आ गए हैं। ऐसे में देश के गृह मंत्री एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते जो जिम्मेदारी उन्हें निभानी चाहिए, उसे छोड़ के केवल चुनाव की बात कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, मैंने बहुत पहले कहा था, बीजेपी को जनता की फिक्र नहीं है, देश के लोगों की फिक्र नहीं है। अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को इस देश के लोगों से, गरीबों से, दुखियों से, बीमारों से, मजबूरों से कोई लेना देना नहीं है, मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है। उसे सत्ता की हवस इतनी ज्यादा है कि वो सत्ता के लिए बाकी सब चीजों को छोड़ के उसके पीछे भागती है। उसी का नतीजा है कि आज ऐसे समय में आप बिहार में चुनाव की अब तैयारियों के लिए रैली कर रहे हो, आप जिसमें इतना बड़ा खर्चा कर रहे हो। लेकिन आज सर रैली में अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया, क्या आपको भी लगता है? पीएम मोदी ने जितना अपमानित इस देश को किया है पूरी दुनिया में, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना अपमानित नहीं किया। अगर देश को सम्मानित किया जाता तो जितने भी अरब कंट्रीज हैं वो थू थू कर रहे हैं, जितने भी दुनिया भर के देश हैं वो सब थू थू कर रहे हैं। दुनिया के कितने ही देशों में आपने देखा, 35-40 देशों में आपने देखा होगा कि जिस समय हम लोग सीए, एनपीआर, एनआरसी का आंदोलन कर रहे थे, दुनिया भर में इसके विरोध में आवाज उठी, दुनिया भर में। और आप इसको आप कैसे कह सकते हैं, क्या इसका जवाब गृह मंत्री के या प्रधानमंत्री के पास है या किसी के भी पास है कि जिस समय देश इतने भयानक दौर में है आप चुनावी रैली कर रहे हो? तो ये देश का नाम ऊंचा करने की है, ये देश का नाम ऊंचा करने की बात है कि आप चाइना आपके सर पे आके बैठा हुआ, ये देश का नाम ऊंचा करने की बात है। अगर ऊंचा करना है तो तब होता कि जब आप इस देश में शिक्षा को दुनिया में नंबर 1 पहुंचाते। 6 साल में आपने कुछ नहीं किया, नहीं पहुंचाया। 6 साल में इसने देश की आर्थिक अवस्था को आपने गर्त में डाल दिया। आज आपकी हालत यह है कि सरकार की घोषणा है, इस सरकार की घोषणा है कि कोई भी नए प्रोजेक्ट 1 साल तक नहीं होंगे, यानी कि जो इनके बजट में भी हैं उनको भी सबको जो है कैंसिल कर दिया गया। जिनको पैसा अलॉट भी कर दिया वो पैसा भी वापस मंगा लिया। यह स्थिति है, और आज की तारीख में देश में 45 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। लोगों को आप कुछ नहीं दे सके। 8 करोड़ लोगों को जिनके राशन कार्ड नहीं है उनको आपने खाद्य मतलब अनाज देने की बात की थी। स्टेट गवर्नमेंट्स ने अभी वो अनाज उठाया भी नहीं है, और जिन 14.5 करोड़ लोग जिनके राशन कार्ड है उनकी बात कर रहे हो, उनको अब नहीं कि सभी गई नहीं है। आप देश में नंबर 1 की बात कर रहे हो। आप शिक्षा के क्षेत्र में जो यूनिवर्सिटी है, 300 यूनिवर्सिटी में भी आपका कहीं नाम नहीं है। 300 यूनिवर्सिटियों के बाद आपका कहीं नाम आ रहा। आप हो कि शिक्षा में आप 5 ट्रिलियन जो है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हो। अमेजोन इंडिया है ना, तो वो अमेजोन जो है उसकी अकेले की संपत्ति आज की तारीख में इतनी है जितनी भारत की टोटल जीडीपी है। 3 ट्रिलियन भारत की टोटल जो जीडीपी है आज की तारीख में वो 2.5 ट्रिलियन के आसपास है, 2.5 ट्रिलियन। और अकेले उसकी जो है
3 ट्रिलियन से ज्यादा है, तो आप उसकी बात करो, क्या इससे नाम दुनिया में रोशन हुआ? सर आपने भी चीन की बात करी, जो चीन सीमा पर जो तनाव चल रहा है लंबे समय से, क्या लगता है मोदी सरकार जब से आई है, क्या जो हमारी जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित हैं? नहीं, सीमाएं हमारी कभी भी सुरक्षित नहीं है। ये तो शुक्र है कि जो हमारी सेनाएं हैं, हमारी सेनाएं इतनी मजबूत हैं, इतनी चौकस हैं और अपना सब कुछ न्यौछावर करके इस देश की रक्षा करती हैं। इतिहास इस बात का गवाह है। लेकिन जहां तक चीन की बात है, चीन ने हमें कितनी तरफ से घेरा इसको मालूम है। देखिए, चीन के और हमारे बीच में तीन बफर स्टेट थे। एक था भूटान, एक नेपाल और एक तिब्बत पहले ही चीन हड़प कर चुका है। नेपाल पे उसका प्रभुत्व लगातार बढ़ता चला जा रहा है और नेपाल अब हमें आंख दिखा रहा है। हमारे जो क्षेत्र के इलाके हैं उनको भी नेपाल ने अपने उसमें अब दर्शाया, अपने नक्शे में दर्शाया है। ठीक है, भूटान हमारे साथ में है। तो यहां से आप देखें, हम निश्चित रूप से जो है कह सकते हैं कि हम बहुत बुरी स्थिति में हैं। और इसके अलावा आजाद जो कश्मीर के रास्ते से होता हुआ नीचे तक कराची तक जो इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान में उन्हें बनाया है चीन ने, तो वहां से हमें पूरा घेर लिया। इधर वो बांग्लादेश के साथ में अपनी जो है वो बढ़ा रहा है और जो साउथ चाइना जो सी है उसमें अपनी गतिविधियां लगातार बढ़ा है। और नीचे जो है आप देखें वो उसके साथ में जो म्यांमार वगैरह इनके साथ में और बाकी सारे जो देश हैं उनके साथ में लगातार, मालदीव के साथ में उसके संबंध बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कहां हैं हम? चारों तरफ से निश्चित रूप से घिरे हुए हैं और चीन बार बार हमें आंखें दिखाता है। हम आज तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहते थे कि चीन को आंखें दिखाए नहीं, बल्कि चीन को आंखें दिखाने के बजाय चीन के सामने सब कुछ परोस दिया। इतने एग्रीमेंट किए हैं, इकोनॉमिक एग्रीमेंट, कि चीन की इस समय जो भारत के साथ में व्यापार है, जो आप समझिए 91 में था 0.7 के था 0.7 और आज की तारीख में वो 281 के मतलब लगभग उतना पहुंच गया। कितने गुना पहुंच गया? तो चीन के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया सरकार ने, कहीं कुछ नहीं किया। तो क्या लगता है सर, जैसे अभी बताया जा रहा था लॉकडाउन हुआ था, मोदी जी ने पीएम केयर फंड जो बनाया, उसमें लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें बड़ा घोटाला हुआ है सर। नहीं, देखिए, मैं तो इसको हर बार, मैंने तो पहले भी कहा है और लोग कह रहे हैं, लगातार लोग कह रहे हैं। एक बात आप बताइए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये कोरोना से लड़ने के लिए फंड बनाया, बहुत अच्छी बात है। अगर आप कोरोना से लड़ने की बात करें तो वो कोई एक व्यक्ति की बात तो है नहीं, पूरे देश की बात है, पूरे देश की जनता के लिए है। आपको उसे पब्लिक करने में क्या दिक्कत है? आपको उसे लोगों को बताने में क्या दिक्कत है? कितना पैसा आया, किस किस ने दिया और कहां कहां आपने खर्च किया, उसको बताने में आपको क्या दिक्कत है? आप क्यों बना रहे हैं? जब प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड पहले से ही है आपके पास में, तो आप इसको क्यों बना रहे हैं? और इसमें आपने किसको ट्रस्टी बनाया है? आप खुद ट्रस्टी हैं, प्रधानमंत्री खुद ट्रस्टी हैं, गृह मंत्री को बनाया है, डिफेंस मिनिस्टर को बनाया है, उन्होंने रेल मंत्री को बनाया। इस तरह के लोगों को उन्होंने बनाया, बाकी किसी को। और उसका ऑडिट नहीं हो सकता, सीएजी उसका ऑडिट नहीं कर सकती, तो फिर काय का पीएम ये केयर फंड है? कैसा पब्लिक का फंड है? सीधा सीधा है, ये लूट का एक फंड है। जो एक तरह से आप कह सकते हैं, मैं यूं कहूं कि जो लोग सरकार से अपना काम निकलवाना चाह रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, बिजनेसमैन है, जो इसमें पैसा दे रहे हैं। वो सिर्फ एक तरह से आप उसे रिश्वत कह सकते हैं और कुछ नहीं है, कि जो लोग काम करवाना चाह रहे हैं। हाँ, पब्लिक में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस सारी चाल को नहीं समझ पा रहे हैं, वो लोग भी इसमें पैसा दे रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये पूरी तरह से गैर कानूनी फंड है, इसका कोई कानूनी आधार नहीं है, पीएम को इसे बनाने का कोई नैतिक और या कानूनी अधिकार नहीं है। इस बेहतर यह होगा कि इस पैसे को जितना जल्दी हो सके पीएम रिलीफ फंड में मिला दिया जाए और इसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए और बताया जाए कि इतना पैसा आया था, इतना खर्च हो गया, इतना है, इसको हम पीएम केयर फंड की बजाय अब हम पीएम रिलीफ फंड में जो है इसको जमा कर रहे हैं और ट्रस्ट को हम डिसॉल्व कर रहे हैं। ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो है सब कुछ समझ में आ रहा है कि वो बीजेपी का फंड है, पीएम केयर फंड नहीं है, बीजेपी केयर फंड है, जिसमें पैसा इकट्ठा करके और जो है बीजेपी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और मैं कह सकता हूं इलेक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन सर, जो आपने कहा सही है, ऐसे लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, लेकिन सर जब देश में 500 कोरोना के मरीज थे तब तो देश में लॉकडाउन हो जाता, लेकिन अब जब 10,000 से ज्यादा पेशेंट रोज मिल रहे हैं कोरोना के, अब लॉकडाउन खोल दिया जाता है। क्या ये बिहार चुनाव को देखकर ये फैसले लिए जा रहे हैं? नहीं, देखिए, बहुत सिंपल है कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और इनकी पूरी जो टीम है, इस टीम के पास, प्रधानमंत्री के पास कोई विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई रणनीति नहीं है।
जो लोग भी उन्हें सुझाव दे रहे हैं या खुद अपनी बुद्धि से ये दोनों के दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इनको एबीसीडी पता नहीं है कि दिक्कत आए तो हम उसको कैसे हैंडल करें। ये इकोनॉमिक जो स्थिति है हमारी देश की आर्थिक स्थिति, उसको हैंडल नहीं कर पाए, देश का बेड़ा गर्क कर दिया, लगातार लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, सबके सामने है। और दूसरा, जिस तरह से इन्होंने किया, अब आप एक बात ये पूछिए, इसका जो सही तरीका था वो बहुत सही तरीका ये था कि जिस समय 24 तारीख को इन्होंने जो है 4 घंटे का, 3.5-4 घंटे का ही समय देकर पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया। तरीका उसका यह था कि पूरी रणनीति बना के और लगभग 1 हफ्ते का समय देके जितने भी मजदूर थे, जितने भी गरीब लोग थे, उन सब लोगों को पहले उनके घर भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। रेलवे फ्री चलाना चाहिए, फ्री रेलवे चलानी थी और सब लोगों को अपने घर पहुंचाना था, बसें फ्री चलानी थी, सारी उनकी व्यवस्था करनी थी। और फिर लोगों को तभी कहना था, उसी समय 24 तारीख को यह कहना था कि हम 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं, जिसको जाना है चले जाएं, नहीं तो रेलगाड़ियां और बसें उपलब्ध हैं फ्री में, आप जाएं अपने घर। और उसके बाद में 1 अप्रैल से पूरी तरह से लॉकडाउन हो जाएगा, फिर खुलेगा। इस तरीके से जो है इस चीज को हैंडल करते तो नौबत ये नहीं आती। लेकिन दिक्कत ये है कि जब आपको जो है मतलब अपनी चापलूसी कराने की आदत पड़ जाए या अपनी प्रशंसा सुनने की आदत पड़ जाए, और मोदी और अमित शाह में, मोदी में कहीं ज्यादा ये अपनी जो प्रशंसा सुनने की आदत है, और उसी के लिए जो है अपना बड़ापन दिखाने की कि मेरे से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं जो कर रहा हूं वो सब कर रहा हूं, वो एक आदत है जिसके तहत उन्होंने वो चापलूसी के तहत, मैं तो यही शब्द इस्तेमाल करूंगा कि ट्रंप को यहां बुलाया और फरवरी में जो प्रोग्राम किया अहमदाबाद में, उसका एक नतीजा है जो आज गुजरात भुगत रहा है। उसी समय, जिस समय हमारे पास में लगभग 19 जनवरी को ये हमारे पास एक केस हमारे यहां देश में निकला था, उसी समय, क्योंकि उससे पहले चाइना में बहुत बुरी हालत हो रही थी, तो उसी समय अगर प्रॉपर तरीके से लॉकडाउन कर दिया जाए, लॉकडाउन प्रॉपर तरीके से मैं यूं कहूं कि उसी समय जो विदेश से आने वाले जो हवाई यात्रा हैं वो बंद कर दी जाती, लोगों को तरीके से वहां पे जो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती, क्वारंटाइन किया जाता, और उसके बाद में ये जो मैंने अभी पहले बताया कि तरीके से लोगों को समय देकर लॉकडाउन किया जाता, इस देश की आज ये हालत नहीं होती। जो भी आया है बाहर से आया है, लेकिन वो नहीं हुआ। और उसके बाद भी जो सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए गए हैं, सारे के सारे कदम इस स्थिति को बद से बदतर बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। ये कहना सबका सही है और जनता को भी सोचना चाहिए लॉकडाउन कब होना चाहिए, जब भयानक स्थिति। लेकिन जब भयानक स्थिति है, आप खुला छोड़ रहे हैं, सब कुछ खोल रहे हैं, आप मंदिर खोल रहे हैं, मस्जिद खोल रहे हैं, धार्मिक स्थान सारे के सारे खोल रहे हैं, आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, होटल खोल रहे हैं, मॉल्स खोल रहे हैं, सारे बाजार आपने खोल दिए, केवल स्कूल हैं उनको छोड़ के बाकी सब आपने खोल दिया। तो क्या होगा? इसका नतीजा यह है कि जब ये बीमारी जो एक से फैलने वाली है, संक्रमित होकर फैलने वाली है, तो क्या ये बीमारी भयानक नहीं होगी? आज सुबह सुबह आंकड़े दिखाए गए, आप जरा देखें, उसमें एनडीटीवी में बड़े पूरा चार्ट बनाया गया कि पहले 48 दिन में जो है जो करीब 10,000 के लगभग वो हुए थे सारे जो हमारे यहाँ पे संक्रमित हुए, और उसमें 1,000 लोगों की जो मौत हुई वो 48 दिन में हुई। और आज की तारीख में स्थिति यह है कि 3 दिन में 1,000 लोगों की मौत हो चुकी है, और आज हम 2.5 लाख पार कर चुके हैं। उस स्थिति में आप देखें तो आपको करना क्या चाहिए? लेकिन सरकार दिशाहीन है, सरकार ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, ना उसने मतलब कोई उस लोगों को खाने की, कोई किसी तरह से, और बाकी और जो दिक्कतें उनकी सब किसी चीज को कुछ नहीं है, मरने के लिए छोड़ दिया। और अभी आपने देखा होगा दिल्ली जैसे शहर में जो हालत है, अफसोस की बात यह है कि सरकार आंकड़े छुपा रही है, इतनी बेशर्मी से आंकड़े छुपा रही है। गुजरात में तो हाई कोर्ट में बोला एक आईएएस ऑफिसर ने कि अगर हम सबके टेस्ट करेंगे तो 70% लोग जो है इन्फेक्टेड पाए जाएंगे। तो इसका मतलब आप देखिए कि स्थिति कितनी भयानक है। यानी जो आप दिखा रहे हैं उसके कहने के अनुसार 70% इन्फेक्टेड है, यानी लाखों लोग, अकेले गुजरात में ही लाखों लोग हैं। तो फिर वो जो कमिश्नर है अहमदाबाद का, उसकी बात सही थी कि भैया 31 मई तक यहाँ पे जो तकरीबन 8 लाख लोग जो इन्फेक्टेड हो जाएंगे, उसकी बात बिल्कुल सही। और आज दिल्ली में यह हालत है। दिल्ली में आपने देखा कि ऐप जो बना रखा दिल्ली गवर्नमेंट ने, उसमें बता रखे कि इतने बेड यहां, लेकिन जब मालूम किया गया तो कोई बेड नहीं है। यहां तक कि कम से कम 3 लोगों की रिपोर्ट अभी तक है सुबह तक की, कि जो लोग
अपने कोरोना होने की वजह से हॉस्पिटल में गए तो उन्हें कभी इस हॉस्पिटल, कभी उस हॉस्पिटल, कभी उस हॉस्पिटल, जगह जगह वो घूमते रहे, किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला। तो क्या लगता है कि इस महामारी में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है भारत की, उसकी पोल खुली है? नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था की तो पहले ही पूरी तरह से पोल खुल चुकी थी, धज्जियां उड़ चुकी। अब तो स्वास्थ्य व्यवस्था की आप हालत ये देखिए कि आप कोरोना से नहीं निपट पा रहे हैं। पिछले जो है आज तारीख हो गई है 7 तारीख, और 7 दूनी 14, मतलब एक तरह से मान के चलिए कि 74 दिन आज हो गए, 74 दिन। इन 74 दिनों में आप जो इसकी जो स्थिति है, जो चिकित्सा की स्थिति है, आप उसे नहीं सुधार पाए, और उससे पहले की हालत वैसे ही बुरी थी। और इनमें एक और बड़ी भयानक स्थिति क्या हुई है कि कोरोना की वजह से बाकी जो और मरीज हैं उन्हें हॉस्पिटल देख नहीं रहा, उनके लिए जगह ही नहीं है, उनकी स्थिति नहीं है, तो लोगों की मरने वालों की स्थिति कितनी है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सर आज केजरीवाल जी ने कहा कि जो दिल्ली से बाहर के जो पेशेंट है उनका इलाज दिल्ली हॉस्पिटल में नहीं होगा, कितना जायज? केजरीवाल कौन होता है? केजरीवाल को हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट का ही निर्णय है, अगर नहीं उसे मालूम है तो जाके खोजे देखे। दिल्ली जो है राजधानी है देश की, और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि क्योंकि दिल्ली राजधानी है देश की, तो राजधानी में देश के हर व्यक्ति को अपना इलाज कराने का पूरा हक है। केजरीवाल किस आधार पर रोक सकते हैं? और पहले दूसरी बात, आप रोकने से पहले देखिए दिल्ली वालों को ही जगह दे दो। आप रोकना तो बहुत दूर की बात है। दिल्ली में और भी हॉस्पिटल हैं, जैसे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, आप कैसे रोक सकते हैं? जैसे वो है आपका एम्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, केजरीवाल कैसे रोक सकते हैं? जैसे इसके अलावा आप देखेंगे सफदरजंग सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, कैसे रोक सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट? ये जो सारी चीजें हैं, सारी सिचुएशन है, केजरीवाल इस देश दिल्ली की जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। केजरीवाल नंबर 1 झूठे इंसान हैं कि सारी व्यवस्थाएं सब कुछ है और उनकी आंखों के सामने लोगों की मौत हो रही है। लोग सरकार से बात कर रहे हैं, कहीं सरकार कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं है, कोई बेड नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर्स के लिए पीपीई किट नहीं है, नर्सिस के लिए नहीं, लैब स्टाफ के लिए नहीं है। ये हालत है, राजधानी में हालत है, तो संभालने में पूरी तरह से नाकाम केजरीवाल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। और केजरीवाल का कहना ये पूरी तरह से इलीगल है, रोक नहीं सकते। देश का कोई भी व्यक्ति आएगा राजधानी में अपना इलाज कराने का, उसका हक है। केजरीवाल को कोई हक नहीं है किसी को भी रोकने का, वो गलत। सर एक मेरा आखिरी सवाल है, आज ही अमित शाह ने कहा है कि इस महामारी में पूरा देश एक साथ इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ रहा है। क्या आपको भी लगता है जिस प्रकार से मरकज की जो राजनीति हुई है देश में, हिंदू मुस्लिम बनाम जो बताया गया? सर देखिए पूरा देश लड़ रहा है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि बीजेपी और बीजेपी सरकार और उसके जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बाकी सारे जो लोग हैं, ये कहीं भी नहीं लड़ रहे। ये तो अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, सरकार बनाने की जो है तरफ अग्रसर हैं। ये सत्ता के इतने भूखे हैं, इतनी हवस सत्ता की है कि उसके लिए बाकी सारी चीजें। जैसे जमातियों को बदनाम किया गया ना? नहीं, जमातियों को बदनाम करना, केवल जमाती नहीं, जमातियों के नाम पर पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम करना, ये तो इनकी एक रणनीति, हिंदू मुस्लिम रणनीति के अलावा, राजनीति के अलावा बीजेपी की कोई राजनीति ही नहीं है। जमाती, जिन जमातियों की बात करें, उन्हीं 300 जमातियों ने जो है अपना ब्लड दिया उसके लिए, ताकि जो प्लाज्मा निकाल के लोगों का, कोरोना वालों का इलाज किया जा सके। यही जमाती लोग हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। यही लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, जिसने बहुत बड़ी संख्या में इस देश को दान दिया है, जिसमें अजीम प्रेम जी ने 1100 करोड़ रुपए दान दिए हैं। इसके अलावा बहुत लोग हैं, एक नहीं, एजाज खान है, शाहरुख खान है, और आपके सलमान खान है, कितने ही लोग हैं, और कितने ही लोग हैं जिन्होंने दिए। और यही नहीं, जो लोग मजदूर जा रहे थे उनको रास्ते पर खड़े होकर उन्होंने खाना खिलाया, उनको जो पानी दिया, तो कितने लोग मदद करने वाले हैं। ये जो सारी की सारी चीजें हैं, क्योंकि इनकी राजनीति इस पर चलती है और गोदी मीडिया इनकी पूरी इसमें सपोर्ट करता है, इसलिए ये सारी की सारी चीज केवल बदनाम करने की मुस्लिम को। मुस्लिम समाज ने बहुत बढ़िया काम, बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय काम इस पूरे दौरान में किया है और अभी भी लगातार कर रहे हैं। तो इनकी जो नीति है, इनको शर्म आनी चाहिए कि उन लोगों को बदनाम कर रहे हैं जो देश के लिए हमेशा आगे बढ़ के, जिन्होंने बलिदान दिया है, योगदान दिया है। सर आपने मुसलमानों की बात करी, एक सवाल और है मेरा। शाहीन बाग में सीए का आंदोलन, एनआरसी आंदोलन में आप भी रहे, क्या अभी वहां पर पुलिस बल तैनात करना सही रहता? धारा 144 लगा रखी है शाहीन बाग। देखिए ये तो कुछ भी कर दें, इसका वो नहीं है, लेकिन वहां किसी भी हालत में इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। और जब आंदोलन होगा तो इनमें से कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा, जो ये समझ रहे हैं। हालांकि वो कपिल मिश्रा जो कह रहा है वो भड़काने वाली है, कि लोगों को भड़काने की बात कर रहा है, जो वो कह रहा है कि भैया ये होने वाला, सब लोग तैयार हैं।
तो तैयार क्या तलवार लेके वो लेके जिस तरह से पहले दंगा कराया उसके लिए तैयार हैं? इस ये कहना चाहते हैं ना, तो ये तो दंगा कराना चाहते हैं और कुछ नहीं है। शाहीन बाग के जो लोग हैं वो बहुत समझदार हैं, उनकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, और जब आंदोलन करेंगे तो खुल के करेंगे, इसकी कोई परवाह नहीं है। इसके सरकार को जो इस बात के लिए निश्चित रहना चाहिए कि कोई तुमसे डरता नहीं है, चाहे तुम जितने लोगों को जेल में ठूस दो। हालांकि सीए, एनआरसी और एनपीआर के जो आंदोलन में लोग शामिल थे, 850 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके उसमें ठूसा गया है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं, और 1000 लोगों को भी ठूस दोगे तब भी ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, मरने वाला नहीं है, और सरकार की ईंट से ईंट बजा के रहेगा। चिंता नहीं, कोरोना तो आज है, कल चला जाएगा, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, लेकिन तुम्हें भी यही रहना, हमें भी यही रहना है। लड़ेंगे, कस के लड़ेंगे, और ये जो आंदोलन हमने शुरू किया, इस आंदोलन को सफलता तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। और ये भी आपको वार्निंग देता हूं, सरकार को आपके माध्यम से वार्निंग देता हूं कि जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया, बेगुनाह लोगों को, उन लोगों को तुरंत छोड़ो। यूएपीए जो आपने एक्ट लगाया है उसको खत्म करो, उनकी बेल दो, चाहे वो सफूरा जरगर हो जो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। शर्म आनी चाहिए, इस देश में क्या हाल हो रहा है। मतलब अदालत को भी इतना दिखाई नहीं दे रहा कि एक प्रेग्नेंट है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बेल इज ए रूल एंड रिजेक्शन इज एक्सेप्शन, यानी कि बेल देना नियम है, कानून है, और उसको रिजेक्ट करना, खारिज करना, यह अपवाद है। एक गर्भवती महिला जिसको शायद अभी सुनने में आ रहा कि वो भी संक्रमित भी हो गए हैं, वो जेल में है, उसको बेल नहीं दी जा सकती? इतना बड़ा अपराध है क्या उसका? ये यूपीए जो लगा रखा है। और इसके अलावा वो जो और 2 लड़कियां पिंजरा तोड़ की, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता जो है, उनको भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा मीरान हैदर को किया गया है, जामिया के जो स्टूडेंट्स हैं। तो जिस तरह से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बेहतर सरकार के लिए है। मेरी ये चेतावनी भी है सरकार को, और सलाह भी है कि इन बेगुनाह लोगों पर यूएपीए खत्म करके इनको तुरंत छोड़ा जाए, इनके खिलाफ मुकदमे बंद किए जाए, नहीं तो आंदोलन होगा।